हेलो दोस्तों, मैं हूँ सी दिव्या अग्रवाल और आप देख रहे हैं टैक्स विदाउट टीयर्स। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरे चैनल का कंटेंट अच्छा लगता है। अच्छा लगता है तो दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, फॉलो करना ना भूलिएगा और साथ ही आप जैसा कि स्क्रीन पे देख सकते हैं मेरे सारे सोशल मीडिया हैंडल्स के क्यूआर कोड्स आपको विजिबल हैं, तो आप इनको स्कैन करके आप वो चैनल्स को फॉलो भी कर सकते हैं। अब दोस्तों आज ही आए हैं 2 बड़े सर्कुलर्स। सर्कुलर्स क्या कहते हैं? जो आपका अगर आईटीसी आपने इन कॉन्ट्रवेंशन टू सेक्शन 16 सबसेक्शन 4 यानी टाइम बार हो गया था आपका, उसके अगेंस्ट में आपका ऑर्डर था तो उसका आपको बेनिफिट मिल जाएगा। अभी ही डिटेल्ड वीडियो अभी अपलोड करी गई है, आप उसको रेफर कर सकते हैं। साथ ही जो मोस्ट अवेटेड था सेक्शन 128 ए का बेनिफिट कैसे लेना है, उसके क्वेश्चंस, उसके कई सारे अभी भी एफएक्यूज हैं, बहुत सारे कंसर्न्स हैं जो मार्केट में है, तो वो सारे एड्रेस करे जाएंगे। नया सर्कुलर आया है, सर्कुलर नंबर 238, जिसको आज हम एट लेंथ डिस्कस करने वाले हैं। कौन सा फॉर्म कैसे भरना है, कैसे पेमेंट करनी है, कैसे रिलीफ लेना है, सब हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों बने रहिएगा वीडियो के एंड तक। अब दोस्तों पहले हमारे पास ऑलरेडी सेंट्रल टैक्स की नोटिफिकेशन नंबर 20 इशू हो चुकी थी 8 अक्टूबर 2024 को, जिसमें रूल नंबर 164 नया रूल लाया गया था, जो आपको बताता है कि अल्टीमेटली एज पर 128 ए सेक्शन के थ्रू आप कब क्लोजर ले सकते हो, कब आप बेनिफिट ले पाओगे इंटरेस्ट और पेनल्टी वेवर स्कीम का। इसमें कई सारे फॉर्म्स बताए गए हैं। एसपीएल 01 से लेके आपके पास एसपीएल 08 तक नए नए फॉर्म्स हैं और उन सभी का फॉर्मेट इसी नोटिफिकेशन में लास्ट में आप देख सकते हैं कंप्लीटली इन डेप्थ डाले गए हैं। ऑल्दो ये पोर्टल पे अभी एक्टिव होंगे थोड़े टाइम में, जैसे ही एक्टिव होंगे तो डेफिनेटली हम लोग आपके साथ उसको डिस्कस करेंगे। अब जो नया सर्कुलर आया है दोस्तों 238 आज यानी 15 अक्टूबर को, ये क्या कहता है? क्लैरिफिकेशन ऑफ वेरियस डाउट्स रिलेटेड टू 128 ए ऑफ द सीजीएसटी एक्ट। अब इसमें क्या कहता है कि पहली चीज जो आता है दोस्तों, हम लोग को कब कब एप्लीकेशन इसमें फाइल करनी है, कब आपको बेनिफिट मिलेगा। तो देखिए सेक्शन 73 का अगर आपका ऑर्डर होगा, अगर आपकी कोई भी प्रोसीडिंग सेक्शन 73 के हिसाब से थी, तभी आपको बेनिफिट मिलेगा, यानी नॉन फ्रॉड केसेस के लिए। और कौन से फाइनेंशियल ईयर के लिए? 17 18, 18 19 एंड 19 20, ये तीन फाइनेंशियल ईयर्स के लिए मिलेगा। अब इसमें इन्होंने क्या कहा, फर्स्ट सिचुएशन क्या आती है कि जहां पे आप पे नोटिस तो इशू किया गया है पर आप पे ऑर्डर नहीं आया था अंडर सेक्शन 73। बाकी दो सिचुएशंस क्या है? जहां पे सेकंड सिचुएशन इज जहां पे ऑर्डर तो आ गया आपके पास सेक्शन 73 का, आपने उसको फर्दर अपील में या फिर रेक्टिफिकेशन के लिए डाला, बट वो अपील या रेक्टिफिकेशन का ऑर्डर नहीं आया। थर्ड सिचुएशन क्या आती है कि वो अपील या रेक्टिफिकेशन का ऑर्डर आ गया, बट एपेलेट ट्रिब्यूनल में जब आपने उसको फर्दर चैलेंज किया तो उसका ऑर्डर नहीं आया। ये तीन सिचुएशन मेजर हैं। अब फर्स्ट सिचुएशन जहां ऑर्डर ही नहीं आया कोई भी सेक्शन 73 में, आपको कौन सा फॉर्म भरना है? तो दोस्तों आपको फॉर्म भरना है एसपीएल 01। ये आपको फॉर्म भरना है, ठीक है। और सेकेंडली जो बाकी दोनों केस जहां पे सेक्शन 73 का ऑर्डर आया, आपने उसको फर्दर अपील या रेक्टिफिकेशन में डाला, बट उनका ऑर्डर नहीं आया। थर्ड केस जहां पे अपील या रेक्टिफिकेशन का भी ऑर्डर आ गया है, बट आपने उसको चैलेंज तो कर दिया अपीलेट ट्रिब्यूनल में, बट ट्रिब्यूनल का ऑर्डर नहीं आया। तो इन दोनों ही सिचुएशन में आप फॉर्म भरेंगे, फॉर्म नंबर एसपीएल 02। साथ साथ फॉर्म को भी देख लेते हैं एक बार, आ जाइए दोस्तों। तो ये नोटिफिकेशन नंबर 20 है, 8 अक्टूबर को आई थी। इसमें देख लीजिए आप, आपके पास ये सामने देखिए ये एसपीएल 01 आ जाता है, ठीक है। एप्लीकेशन फॉर वेवर ऑफ इंटरेस्ट पेनल्टी और बोथ अंडर सेक्शन 128 ए। यहाँ पे आपको पहले अपनी डिटेल्स देनी है, आपके नोटिस की डिटेल जाएंगी आपके, ठीक है। क्या आपने कोई रिट पिटिशन फाइल कर रखे है उस नोटिस के अगेंस्ट में? अगर हाँ, तो आपने क्या उसको विड्रॉ किया है या नहीं किया है, तो वो सब आपको बताना पड़ेगा। और कितनी डिमांड उसमें बताई गई है इन रिस्पेक्ट टू एरोनियस रिफंड, क्योंकि एरोनियस रिफंड वाला जो डिमांड है वो आपका इसमें एप्लीकेबल नहीं होगा, वो आपको टैक्स पे कंप्लीट पे करना ही पड़ेगा। अब अमाउंट डिमांडेड इन द नोटिस एंड स्टेटमेंट इधर आ जाएगा, और कितना आपको आउट ऑफ द अमाउंट मेंशन्ड इन कॉलम ए, डिमांड पर्टेनिंग ओनली टू आईटीसी, जो आपको आईटीसी का बेनिफिट मिलना है एज पर सेक्शन 16 सबसेक्शन 5 एंड सबसेक्शन 6, जो नए आए हैं, जो ऑलरेडी मैंने अभी अभी वीडियो डाली है नए सर्कुलर के हिसाब से, वो आपका अमाउंट रिड्यूस हो जाएगा दोस्तों। यानी अगर आपके पास ऑर्डर पास हुआ था जिसमें से सपोज दो तरह की डिमांड है, एक डिमांड तो ये थी कि आपने आईटीसी अवेल किया इन कॉन्ट्रवेंशन टू टाइम लिमिट गिवन इन सेक्शन 16 सबसेक्शन 4, जो अब अलाउड हो गया है एज पर सेक्शन 16 सबसेक्शन 5 एंड सेक्शन 16 सबसेक्शन 6, ठीक है। वो केस अगर है तो उसका आपको बेनिफिट इसमें भी मिलेगा, लेकिन इसके अलावा कोई भी और डिमांड है तो उसका आपको टैक्स पे करना पड़ेगा, तो यहाँ पे वो आ जाएगा। अब अमाउंट अगर आपने टैक्स का पे कर दिया तो डीआरसी 03 से वो आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा।
डिक्लेरेशंस फाइल करनी पड़ेगी और वेरीफाई होके आपको अपलोड करने पड़ेंगे जो भी आपके रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं। ठीक है, जो आपका नोटिस का कॉपी है डीआरसी 03 में जो आपने पेमेंट करी है, अगर आपकी कोई ऑलरेडी उसकी रिट पिटिशन एक्सेट्रा थी तो उसकी जो विथड्रॉल की एप्लीकेशन है वो सब आपको डालनी पड़ेंगी एंड देन यू कैन फाइल द सेम। सिमिलरली एसपीएल 2 कब आ जाएगा? जब आपका सेक्शन 73 का ऑर्डर तो आ ही चुका था, अपील का भी ऑर्डर आ गया होगा तो थर्ड केस में लाई कर जाएगा, तो वो दोनों ही सिचुएशन में आपको यहाँ पे एसपीएल 02 फॉर्म भरना होगा और अल्टीमेटली वो सारी डिटेल्स देके डीआरसी 03A दोस्तों एक फॉर्म है। क्या है ये चीज मैं एक बार आपको बता देती हूँ। आप ये फॉर्म एसपीएल 01, एसपीएल 02 तभी भर पाएंगे जब आपने टैक्स पे कर दिया होगा। और ये टैक्स आपको कब तक पे करना है? ये पे करना है 31 मार्च 2025 तक। उसके 3 महीने के अंदर-अंदर आपको एसपीएल 01 या एसपीएल 02 जो भी आपके ऊपर एप्लीकेबल है, वो वाली एप्लीकेशन आपको फाइल करनी है फॉर द इंटरेस्ट एंड पेनल्टी वेवर्स बेनिफिट के लिए, ठीक है? अब जहाँ पे दोस्तों डिमांड ऑर्डर पास ही नहीं हुआ था यानी फर्स्ट केस में, तो आपको डीआरसी 03 के थ्रू टैक्स पेमेंट करना है, दैट्स इट। और आपको एसपीएल 01 फाइल फॉर्म करना है। लेकिन जहां आपके पास ऑर्डर पास हो गया था, आपने उसको फर्दर अपील में चैलेंज किया है या अपील के ऑर्डर को फर्दर अपीलेट ट्रिब्यूनल में आपने चैलेंज किया है, तो ऐसे सिचुएशन में अगर आपने टैक्स पे कर दिया था डीआरसी 03 के थ्रू, तो आपको फर्दर एक डीआरसी 03A फॉर्म और भरना होगा और उसके बाद आप एसपीएल 02 भर पाएंगे, उससे पहले नहीं भर पाएंगे। रीजन बीइंग क्योंकि आपकी डिमांड क्रिएट हो गई, लायबिलिटी लेजर में रिफ्लेक्ट कर जाएगी, तो उसको भी हटाना पड़ेगा, इसीलिए 3A फॉर्म पहले भरना है और फिर आपको एसपीएल 02 पे जाना है। अब ये 3 महीने की बात कहाँ लिखी गई है दोस्तों? तो देखिए यहाँ पे क्लियर इन्होंने बोला है कि आपने जब भी आपने फॉर्म भर दिया होगा तो उसके आपको विद इन 3 मंथ्स आपको ये एसपीएल 01 एंड 02 आपको फाइल करना ही पड़ेगा। अब पेमेंट ऑफ टैक्सेस की बात आ जाती है विद रिस्पेक्ट टू द नोटिस या स्टेटमेंट जो भी है। टैक्स डिमांडेड इन द सेड नोटिस शैल बी पेएबल थ्रू 03, जो मैंने अभी आपको बोला ऑर्डर के केस में वहां पे आपको 03A भी भरना पड़ेगा। अब सच पेमेंट शैल बी मेड ऑन और बिफोर 31 मार्च 2025, किसी भी टाइम तक आप यानी मार्च 2025 से पहले, आज से लेके कभी भी मार्च 25 से पहले आप पे कर सकते हो। और व्हेन दिस अमाउंट हैज बीन फाइल्ड तो उसके 3 महीने के अंदर अंदर आपको एसपीएल 01 एंड एसपीएल 02 जो भी आपके ऊपर एप्लीकेबल है वो आपको फाइल करना होगा। मूविंग फर्दर दोस्तों, अब प्रोसेसिंग कैसे होगी इसकी? The proper officer for processing the application for waiver of interest and penalty or both under 128A, it would be the proper officer to issue the order under section 73 and in case for SPL 01, and similarly it would be the proper officer for recovery under section 79 in case of SPL 02. अब जैसे ही ऑफिसर को एसपीएल 01 या 02 में एप्लीकेशन मिल जाएगी आपके इंटरेस्ट और पेनल्टी वेवर की, तब वो उसको एग्जामिन करेगा। एग्जामिन करने के बाद अगर उनको रिजेक्ट करना होता है, इफ ऑन एग्जामिनेशन ही फाइंड्स दैट सेड एप्लीकेशन इज लायबल टू बी रिजेक्टेड, उसको रिजेक्ट ही करनी है इस एप्लीकेशन को, तो एक आपको शो कॉज नोटिस इशू किया जाएगा इन फॉर्म एसपीएल 03, जिसका आपको एज असेसी या टैक्स पेड जवाब देना होगा। ठीक है। अब ऑन रिसीट ऑफ नोटिस अंडर एसपीएल 03 आपको रिप्लाई जमा करना है, कब? एसपीएल 4 में करना है विद इन 1 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीट ऑफ नोटिस, यानी जैसे ही आपको नोटिस मिलता है उसके 1 महीने के अंदर अंदर आपको जवाब देना है, किसमें? एसपीएल 04 में। अब the proper officer shall issue the notice, shall issue the order under SPL 05, अगर वो सेटिस्फाई हो गए कि भाई आपको इंटरेस्ट और पेनल्टी का वेवर मिल जाएगा, आप उसके लिए एलिजिबल है, तो आपको SPL 05 में आपको बेनिफिट मिल जाएगा। सिमिलरली मूविंग फॉरवर्ड, अगर उसको लगता है कि भाई हाउएवर इफ द प्रॉपर ऑफिसर बेस्ड ऑन द एप्लीकेशन एंड द रिप्लाई फाइल्ड इन फॉर्म नंबर एसपीएल 04 रिसीव फ्रॉम द टैक्स पेयर कि अगर आप एलिजिबल नहीं हो, तो वो रिजेक्ट कर देगा आपकी एप्लीकेशन को एसपीएल 07 में। ये बेसिक प्रोसीजर है। सारे इसके फॉर्म के क्या क्या डिटेल है ऑलरेडी आपकी नोटिफिकेशन नंबर 20 में सारे फॉर्म्स दिए गए हैं। अब चाहे ऑर्डर 5 में हो चाहे ऑर्डर 7 में हो, ये टाइम फ्रेम के अंदर ही इशू किए जाएंगे और अगर ये विद इन टाइम फ्रेम जो बताया गया आपको रूल नंबर 164 में नहीं इशू किया जाएगा, तो क्या होगा? डीम्ड अप्रूवल माना जाएगा, यानी बाय डिफॉल्ट अप्रूव्ड माना जाएगा। आपको इंटरेस्ट और पेनल्टी वेवर का बेनिफिट आपको मिल जाएगा अगर आपको विद इन टाइम फ्रेम ऑर्डर नहीं रिसीव होता है इन एसपीएल 05 और एसपीएल 07।
अब दोस्तों टाइम फ्रेम क्या है, अब आप ये भी बात करेंगे, तो आ जाइए हम वापस से इसको रूल नंबर 164 पे ले जाते हैं। रूल 164 में अब जैसे ही आप आएंगे तो इसके अंदर टाइम फ्रेम आ जाता है। यहाँ पे देखिए इन्होंने कहा है सब रूल 13 में रूल 164 के, इन केसेस वेयर एसपीएल 03 हैज नॉट बीन इशूड, proper officer shall issue the order within a period of 3 months from the date of receipt in SPL 01 और 02। यानी जैसे ही फॉर्म SPL 1 या 2 आपने फाइल कर दिया है और आप पे कोई शो कॉज नोटिस SPL 3 का नहीं आया, तो 3 महीने के अंदर अंदर आपको ऑर्डर पास करना होगा ऑफिसर को, और अगर नहीं किया तो डीम्ड अप्रूवल माना जाएगा। सिमिलरली जहां पे SPL 03 इशू हुआ होगा तो 1 महीने का सामने पार्टी को रिप्लाई करने का मौका दिया जाएगा SPL 04 में। तो ऐसे सिचुएशन में आपको 4 महीने के अंदर अंदर ऑर्डर पास करना होगा फ्रॉम दी डेट ऑफ इशुएंस ऑफ नोटिस इन फॉर्म नंबर SPL 03। यानी ये टाइम फ्रेम को ऑफिसर्स को अडियर करना होगा, अगर नहीं किया तो इंटरेस्ट और पेनल्टी का बाय डिफॉल्ट वेवर आपको मिल जाएगा। मूविंग फर्दर दोस्तों वापस से सर्कुलर में आते हैं, तो इन केसेस वेयर एप्लीकेशन फॉर वेवर ऑफ इंटरेस्ट और पेनल्टी और बोथ was filed in SPL 01 and order approving SPL 05 is being given, आपके पास ऑर्डर भी आ गया, आपको फेवर का ऑर्डर भी मिल गया, तो ऐसे सिचुएशन में अगर दोबारा से आपके ऊपर DRC 07 को इशू करने की कोई नीड नहीं है। Similarly, moving forward, however, in cases where the order in form SPL 05 or in 06, as the case may be, has been issued, approving the application filed in SPL 02, the liability earlier created in liability ledger जो हो जाता है आपके पास, it shall stand modified। यानी once the order is being received in your favor, तो अगर आपके पास जो पहले लाइबिलिटी लेजर में लाइबिलिटी क्रिएट हो गई थी तो वो भी अकॉर्डिंगली मॉडिफाई हो जाएगी वंस दी एसपीएल के जो ऑर्डर्स हैं, चाहे वो 5 में है चाहे वो 6 में, वो आपके फेवर में आ गए तो अकॉर्डिंगली वो मॉडिफाई हो जाएंगे। मूविंग फर्दर दोस्तों, अब इसके बाद क्या कहता है कि आपको टैक्स अमाउंट पहले जमा करना है। वंस अगेन कब तक जमा करना है, 31 मार्च 2025 तक। उसके बाद आप ये फॉर्म्स भर सकते हैं और उनके विद इन टाइम फ्रेम विद इन 3 मंथ्स फ्रॉम एसपीएल 1 और 2 आपके पास ऑर्डर आ जाएगा। अगर आपके पास शो कॉज नोटिस इशू हुआ है 3 में तो अकॉर्डिंगली 1 मंथ का और टाइम फ्रेम ऐड हो जाएगा फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ द नोटिस इन एसपीएल 03। अब सपोज कीजिए कि आपका जो ये अपील जो ऑर्डर पास हुआ था इनिशियल ऑर्डर DRC 07 का, उसको फर्दर चैलेंज किया था डिपार्टमेंट ने ही, और उसमें अगर आपकी लायबिलिटी बढ़ गई है, ठीक है, और आपको ये SPL 5 का बेनिफिट भी मिल गया है इंटरेस्ट वेवर का, तो आपका ये बेनिफिट वॉइड हो जाएगा अगर आपने जो लायबिलिटी आपकी इंक्रीज करी गई है वो आपने पे नहीं करी है। तो दैट मीन्स अगर आपका दोबारा से कोई ऑर्डर उसी ऑर्डर पे पास हुआ है फर्दर अपील में जिसमें आपकी लायबिलिटी को एनहांस कर दिया गया, तो वो आपको पे करनी होगी इन ऑर्डर टू रिटेन द बेनिफिट ऑफ इंटरेस्ट एंड पेनल्टी वेवर स्कीम। मूविंग फर्दर दोस्तों, अब क्या कहता है कि सीधी सी बात क्या आ जाती है, अब where it is found that the amount of interest and penalty is payable by the applicant on account of some demand pertaining to other period, तो वो भी आपको पे करनी होगी। दैट मीन्स अगर आपका कोई और टाइम पीरियड भी उसमें क्लब किया गया है नोटिस में या ऑर्डर में, तो आपको बेनिफिट केवल इन्हीं सालों का 17 18 18 19 19 20 जो आपको 128 ए में लिखा गया सब सेक्शन 1 में, उन्हीं का बेनिफिट मिलेगा। बाकी के केस में आपको इंटरेस्ट और पेनल्टी के वेवर का बेनिफिट नहीं मिलने वाला है, तो आपको कंप्लीट अकॉर्डिंगली टैक्स पे करना पड़ेगा। मूविंग फर्दर, अपील अगेंस्ट द ऑर्डर्स व्हिच इज बीइंग इशूड अंडर सेक्शन 164। अब अगर आपके पास देखिए फेवरेबल ऑर्डर आ जाएगा तो ऑब्वियसली आप अपील तो नहीं करोगे, यानी आपके पास SPL 05 या 06 का ऑर्डर आ गया तो आप उसको फर्दर तो अपील नहीं करने वाले हो। यू विल नॉट फर्दर अपील गो इनटू अपील। लेकिन जहां आपका ऑर्डर इशू होता है रिजेक्शन का, द ऑर्डर इज बीइंग इशूड इन SPL 07 रिजेक्टिंग द एप्लीकेशन फॉर वेवर, देन उसको आप अपील कर सकते हो सेक्शन 107 के अंदर, द अपीलेबल इन अकॉर्डेंस विद सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 107 विद इन द टाइम फ्रेम, ठीक है, स्पेसिफाइड देयरइन बाय फाइलिंग द एप्लीकेशन इन फॉर्म APL 01। यानी अपील जैसे नॉर्मली आप फाइल करते हो वैसे आप उस ऑर्डर के अगेंस्ट में आप फाइल कर सकते हो। अब नॉर्मली आपको प्री डिपॉजिट की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्यों? क्योंकि जब आपने ये फॉर्म भरे होंगे SPL 1 और 2 तो आपने ऑलरेडी टैक्स तो कंप्लीट आपने पे कर ही दिया होगा, तो इसलिए आपको प्री डिपॉजिट की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाउएवर इन केसेस जहां अमाउंट नो अमाउंट ऑफ टैक्स ड्यूज हैज बीन पेड, या फिर जो टैक्स ड्यूज आपके कम है अगर प्री डिपॉजिट से, तो वहां पे आपका हो सकता है आपको प्री डिपॉजिट भी पे करना पड़े, बट जनरली आपको प्री डिपॉजिट पे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी इन केसेस ऑफ अपील।
अब इट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट कि सब्जेक्ट मैटर ऑफ अपील अगर आप इसके अगेंस्ट में करते हो तो इट विल बी ओनली अगेंस्ट द इंटरेस्ट इन पेनल्टी वेवर स्कीम, और किसी चीज को और किसी टॉपिक को आप इसमें डिस्कस नहीं कर सकते, सिर्फ इसी टॉपिक को आप डिस्कस करोगे। एंड it is to be mentioned that in cases where appeal has been filed by the applicant in order against the order in form SPL 07, the appellate authority holds that proper officer has wrongly rejected, तो वो दोबारा से ऑर्डर पास कर देगा। दैट मीन्स आप सपोज कीजिए आपके पास ऑर्डर आ गया था एसपीएल 07 में कि भाई आपको तो इंटरेस्ट और पेनल्टी का वेवर बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। अब अगर आपको उसका बेनिफिट नहीं मिलने वाला है, आपने उसको चैलेंज किया अपील में, एपीएल 01 फाइल करी, वहां पे अगर पता चला कि नहीं यू आर एलिजिबल, कोई बात नहीं वो ऑर्डर गलत पास हो गया था, तो आपका दोबारा एसपीएल 06 में ऑर्डर पास हो जाएगा। देन द सेड appellate authority shall pass the order in form SPL 06 और अकॉर्डिंगली आपकी लायबिलिटी मॉडिफाई हो जाएगी जीएसटी पोर्टल पे। अब इसके बाद दोस्तों क्या आता है, अब एक कंसर्न क्या आता है कि आपने इस पूरे सेक्शन 128 ए में ये देखा होगा कि आप ये बेनिफिट तब ले सकते हो अगर आपने कहीं पे भी फर्दर अपील कर रखी होगी, तो उसको आपको विड्रॉ करना होगा। विड्रॉल का ऑर्डर भी आपको अपलोड करना होगा, या अगर आपके पास एक्नॉलेजमेंट है तो वो भी आपको अपलोड करनी होगी। ठीक है, तो इन दैट केस अब सपोज कीजिए आपको इस पूरे प्रोसेस से कोई रिलीफ नहीं मिला और आपने तो ओरिजिनल अपील भी अपनी विड्रॉ कर ली थी, तो ऐसे सिचुएशन में जब आपको रिलीफ नहीं मिला तो आपकी जो ओरिजिनल अपील है वो आप उसको रिवाइव कर सकते हो। कैसे रिवाइव कर सकते हो? यू हैव टू फाइल द अंडरटेकिंग इन फॉर्म एसपीएल 08, ताकि आप ओरिजिनल अपील जो आपने डाल रखी होगी जिसमें आपको सारी बातें आपने आप चाहते हो चैलेंज करना, आप दोबारा से उसको चैलेंज कर पाओगे और दोबारा अकॉर्डिंगली अपना फ्रेश ऑर्डर ऑब्टेन कर पाओगे। तो दैट मीन्स अगर आपको इंटरेस्ट पेनल्टी वेवर का बेनिफिट नहीं मिला जिस कारण आपने वो अपील भी विड्रॉ करी, तो आप उस अपील को दोबारा से रिवाइव कर पाओगे ओनली व्हेन जब आप उसकी अंडरटेकिंग एसपीएल 08 की दोबारा फाइल कर देंगे पोर्टल पे, तो आपको उसका रिवाइवल हो जाएगा उस इनिशियल अपील का। अब अब दोस्तों इसके बाद फोर्थ पॉइंट में ना कई सारी क्लैरिफिकेशंस दी है, बहुत इंपॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन है। पहली चीज दोस्तों ये आती है कि मैम जैसे कि ये 128 ए का पेमेंट का इन्होंने बोला नवंबर 2024 यानी 1 नवंबर 2024 से लेके 31 मार्च 2025 की विंडो दी है। बट हमने जब ये फाइनेंस एक्ट की डिस्कशन हुई थी, हमने तो उसी टाइम खाली टैक्स पे कर दिया था। तो क्या वो जो टैक्स पे मैंने किया है, क्या वो इसमें बेनिफिट में मेरे को अवेलेबल हो जाएगा अभी भी इंटरेस्ट पेनल्टी का या नहीं होगा? तो यस, बिल्कुल हो जाएगा। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि वेदर द बेनिफिट प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 128 ए will be applicable to taxpayer who have paid the tax component before the date on which the said section has come into force? Yes, आपको बिल्कुल मिल जाएगा। इन दिस रिगार्ड इट इज टू बी मेंशन, अगर आपने पेमेंट कर दी है तो सेक्शन 128 कम्स इनटू इफेक्ट, और after that irrespective whether such payment was made before or after issuance of the demand notice or order etc, आप पे 128 ए का बेनिफिट आपको मिल जाएगा। इंटरेस्ट पेनल्टी का वेवर स्कीम में आप अप्लाई कर पाओगे। अब उसके बाद दोस्तों और एक और कंसर्न आ जाता है, whether the amount recovered by tax officer as interest or penalty or both pertaining to demand under section 73 pertaining to financial year 17 18 18 19 19 20 can be adjusted against the tax amount payable towards the demand under section 73 paid to all financial year? No. अब यहाँ पे क्या कहते हैं कि अगर आपने पहले ही टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी पूरा पे कर दिया था, तो क्या आज आप उसका इंटरेस्ट पेनल्टी का वेवर का बेनिफिट ले सकते हो यानी उसका रिफंड ले सकते हो? जी बिल्कुल भी नहीं। हमेशा सरकार ने कहा है अगर आपने पहले पे कर दिया तो जी मेरी जिम्मेवारी नहीं है। आपको भी डिफॉल्टर रहना चाहिए था, आपको हम बाद में बेनिफिट पास ऑन कर देते, हम ले आते हैं बाद में एमनेस्टी स्कीम। बी रेडी फॉर दैट। तो अगर आपने पे कर दिया तो वो चला गया पैसा, वो वापस नहीं आने वाला है। अब इसके बाद दोस्तों एक और चीज आती है कि मैम मेरे पास जो था ना, जो ऑर्डर आया था उसमें केवल इंटरेस्ट और पेनल्टी लगी हुई थी, टैक्स का तो कोई क्वेश्चन ही नहीं था, तो क्या मुझे वो पूरी इंटरेस्ट और पेनल्टी वेव ऑफ हो जाएगी? जी हाँ, बिल्कुल हो जाएगी। वेयर द टैक्स ड्यू हैज ऑलरेडी बीन पेड, तो आप पे अगर खाली इंटरेस्ट और पेनल्टी का नोटिस आया है तो बिल्कुल उसका वेवर मिल जाएगा आपको। लेकिन अब आपको क्या इन्होंने जो क्लॉज दे दिया, बेनिफिट ऑफ वेवर ऑफ इंटरेस्ट पेनल्टी शिल नॉट बी एप्लीकेबल, कब नहीं होगा? when it is being demanded on account of delayed filing of returns or delayed reporting of any supply in the return. As such, interest is related to the demand on the interest of self assessed liability, वो आपको पे करना पड़ेगा, वहां पे आपको इंटरेस्ट लाइबिलिटी का बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। तो सबसे कॉमन क्वेश्चन जो था मेरे पास कि मैम मेरे पास खाली इंटरेस्ट लाइबिलिटी का नोटिस आ रखा है तो क्या मुझे उसका बेनिफिट मिल जाएगा? जी कुछ केसेस में मिल जाएगा, कुछ केसेस में नहीं मिलेगा। अगर आपने डिले फाइलिंग करी थी रिटर्न की और उसके वजह से आप पे इंटरेस्ट और पेनल्टी लाई गई है, तो उसका आपको बेनिफिट नहीं मिलने वाला, वो आपको पे करना ही पड़ेगा।
अब उसके बाद क्या आपके पास सपोज करो ऑर्डर जो आया था वो 1 लाख का आया था। आप उसमें से कुछ अमाउंट पे करना चाहते हो, मे बी 60,000 का टैक्स पे करके आप उस पे इंटरेस्ट पेनल्टी का वेवर लेना चाहते हो, बाकी 40 पे नहीं लेना चाहते हो, तो जी ऐसा नहीं है। आपको पूरे टैक्स अमाउंट को पे करना पड़ेगा और फिर आपको इंटरेस्ट पेनल्टी का बेनिफिट मिलेगा। ये नहीं है कि आप चाहो तो पार्शियल अमाउंट पे क्लेम कर सको एमनेस्टी स्कीम, नहीं कर सकते हो आप। फिर उसके बाद अगर आपके पास मल्टीपल पीरियड से पर्टेन करता था वो नोटिस या ऑर्डर, तो आपको बेनिफिट केवल उन्हीं टाइम फ्रेम का मिलेगा जो सेक्शन 128 ए में लिखे हुए हैं, यानी 17 18 18 19 19 20। ठीक है। और वंस द पेमेंट इज बीइंग मेड अकॉर्डिंगली आपका बेनिफिट आपको मिल जाएगा। एक और चीज है दोस्तों, सेक्शन 16 सब सेक्शन 4 का कॉन्ट्रवेंशन की वजह से आप पे ऑर्डर इशू हुआ था। तो अब वो जो आईटीसी अब आपको अलाउ हो गया है, यानी टाइम बार नहीं रहा है, तो उसका बेनिफिट आपको स्कीम में भी मिल जाएगा, यानी उस केस में आप बिल्कुल आपको इंटरेस्ट पेनल्टी वेवर आप ले सकते हो। आप उस अमाउंट को अपने टोटल अमाउंट में से लेस भी कर सकते हो। अब मूविंग फर्दर दोस्तों, whether the notice statement order issued under section 73 involves multiple issues and one of them is regarding the erroneous refund, whether the application can be filed, application तो आप फाइल कर सकते हो लेकिन आपको टैक्स अमाउंट पूरा ही जमा कराना पड़ेगा। however as per this, taxpayer shall be required to pay the full amount of tax demanded including the erroneous refund। अब उसके बाद मूविंग फर्दर क्या कहते हैं, अगर डिपार्टमेंट ने अपील करी थी उस ऑर्डर के अगेंस्ट में, आपका अमाउंट टैक्स अमाउंट बढ़ गया था, तो आपको वो इंक्रीज टैक्स अमाउंट जी पे करना पड़ेगा। आप उसका तभी आपको ये इंटरेस्ट पेनल्टी वेवर का आपको बेनिफिट मिलेगा। अगर इसका ऑर्डर भी पास हो गया तो वो वॉइड हो जाएगा अगर आपने एनहांस टैक्स पे नहीं किया होगा। मूविंग फर्दर दोस्तों, अब इसके बाद अगर अभी तक हमने रिट की बात करी थी, ट्रिब्यूनल की बात करी थी, अगर आपने उस पर्टिकुलर जो आपके पास ऑर्डर आया हुआ है, ठीक है, अपील का, और क्योंकि अपीलेट ट्रिब्यूनल नहीं बना था और आपने एसएलपी फाइल कर दी थी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में, तो क्या आपको अब इंटरेस्ट पेनल्टी का वेवर ले सकते हो? जी बिल्कुल, एसएलपी के अगेंस्ट में भी अगर आप एसएलपी विथड्रॉ कर देते हो और फॉर्म्स भरते हो तो आपको डेफिनेटली उसका भी बेनिफिट मिल जाएगा। नाउ आईजीएसटी या कॉम्पनसेशन सेस के केस में भी मिल जाएगा, हाँ जी, उसके केस में भी मिल जाएगा। अब ट्रांजिशनल क्रेडिट के केस में अगर आपने क्रेडिट अवेल किया था उसके रिस्पेक्ट में डिमांड है, तो अगर वो क्रेडिट आपने इन्हीं टाइम फ्रेम यानी 17 18 18 19 19 20 में लिया था, तो आप डेफिनेटली 128 ए के बेनिफिट के लिए एलिजिबल हो, आप ले सकते हो उसका बेनिफिट। तो दोस्तों अब एक लास्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, कि अब मैम जो मेरे को टैक्स पे करना है 128 ए के हिसाब से, क्या मैं उसको अपना आईटीसी यूटिलाइज करके पे कर सकता हूँ? जी हाँ, अगर आपके पास आईटीसी है तो आप आईटीसी यूटिलाइज कर सकते हो, अदरवाइज आपको कैश यूटिलाइज करके वो टैक्स पेमेंट करनी है और फिर आप वो फॉर्म्स फाइल करके आप बेनिफिट ले पाओगे। अब मूविंग फर्दर दोस्तों, लेकिन अगर डिमांड में आपका आरसीएम वाला कंसर्न था कि भाई आरसीएम की वजह से आपका ऑर्डर आया हुआ है, तो वो आरसीएम वाला अमाउंट तो आपका जी कैश में ही पे होगा, उसमें आप आईटीसी से पेमेंट नहीं कर पाओगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सेक्शन, इस पर्टिकुलर 128 ए सेक्शन से रिलेटेड जितने भी कंसर्न थे सारे एड्रेस हुए होंगे। कोई भी इशू है डेफिनेटली फील फ्री टू कमेंट इन द कमेंट बॉक्स, वी आर देयर टू हेल्प यू आउट। Thank you so much and do share it this video among your professional circle and your business.